मित्रों, हिंदी साहित्य की कहानियों में से सुनते हैं आज डॉक्टर रूबी भूषण की लिखी हुई कहानी अनसुलझी व्यथा। रूबी भूषण जी एक ऐसी सशक्त रचनाकार हैं जिनकी लेखनी समाज के छोटे छोटे अनुभवों को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ सामने लाती है। तो प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। नारी को हमेशा मजबूत पक्ष के रूप में दर्शाया जाता रहा है या फिर बिल्कुल दबी कुचली, दुख से पीड़ित, समाज द्वारा प्रताड़ित। साथ ही उन्हें कई नामों से भी सुशोभित किया जाता है, सुलोचना, मधुर भाषिणी, विमला, अबला इत्यादि। इस घटना का आरंभ करीबन 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब मेरे घर के पड़ोस में एक बंगाली परिवार आकर बसा था। मुखर्जी फैमिली में सबसे सीनियर मुखर्जी, जो करीब 75 वर्ष के होंगे, उनकी पत्नी वो भी 65 पार के आसपास थीं। 2 पुत्रियां और 1 पुत्र। एक पुत्री को देखकर लगता था कि वो शादीशुदा है और एक कुंवारी। पुत्र का क्या नाम था ठीक से न मालूम, लेकिन सभी उसे खोखन खोखन कहकर पुकारते थे। पड़ोस में कोई आकर रहे और पड़ोसियों को उनके बारे में जानने की पेट में ऐंठन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की यही तो खूबी है। अपने बारे में उतना ना जानते जितना पड़ोसियों के बारे में जानते हैं, या कहिए जानने को उत्सुक रहते हैं। खैर तो भाई, हम पूर्णतः अपने कान खुला रखते थे कि उनके घर में क्या फुसफुसाहट चल रही है वो भी सुन लें। हमारा परिवार बंगाली परिवार से एकदम भिन्न है। हमारी माँ शाकाहारी, जिन्हें मछली, मुर्गा, अंडा, मीट से सख्त नफरत थी। रोज़ सुबह शाम उनके घर में आती मछली की गंध से परेशान माँ सिर पकड़े रहती और बड़बड़ाती रहती, ऐसे कोई मछली खाता है, हमारा जीना दूभर हो गया, राम राम। खैर जो भी हो, वे लोग थे बड़े सरल, सीधे और सहिष्णु। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। अब वे थे पड़ोसी तो बुलाना ही पड़ा। कथा के बाद मुखर्जी आंटी रुक गईं और माँ से बातों की जलेबी छानने लगीं। अब वो माँ की पक्की सहेली बन गईं। एक दिन पता चला कि खोखनदा की नौकरी एक ख्याति प्राप्त कंपनी में लग गई है। अब क्या था, मुखर्जी आंटी को कोई मिल जाता तो एक ही राग अलापने लगती, आमार खोकोनेर ओने एकटी सुंदर और सुशील बहू चाहिए, अर्थात हमारे खोखन के लिए एक सुंदर सुशील बहू चाहिए। अंततः खोज पूर्ण हुई और उनके घर में शहनाइयाँ बजने लगीं। बहू बात के दिन जब मैं उनके घर पहुंची तो खोखनदा अपने विशिष्ट बंगीय परिधान, धोती कुर्ता और दुशाले में बड़े सुंदर लग रहे थे। चेहरे पर गंभीरता लिए मुस्कुराहट उनके व्यक्तित्व को और निखार रही थी। पास के सिंहासन पर जब बहू पर दृष्टि पड़ी तो लगा कि साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा विराजमान है। उनका संपूर्ण शरीर दूध की तरह धवल और त्वचा की मुलायमियत ऐसी थी कि लगे जैसे गुलाब के फूल से निर्मित हो। काली नागिन की तरह घुटने से नीचे तक लहराती चोटी, जिसे बेली के फूलों के गजरे ने घेर रखा था। अधरों पर विराजमान लालिमा रक्तवर्णी पंखुड़ियों का भान करा रही थी। प्रत्यंचा सी भवों की कलात्मक सज्जा से विधाता की कारीगरी दृष्टिगोचर हो रही थी। ऊंची खड़ी नाक, जिसकी शोभा हीरे की लौंग और अधिक बढ़ा रही थी। सर पर सफ़ेद और सुनहरा मुकुट। कुल मिलाकर भाभी के सौंदर्य का वर्णन करना सूर्य को दिया दिखाने जैसा था। माँ जी तो बोराई बोराई सारे मेहमानों से मिलती फिर रही थी। उनके चेहरे पर असीम आनंद का भाव था। सबके पास जाकर पूछती, खाना अच्छा लगा ना, मछली कैसी लगी, अरे और 2 रसगुल्ला लो ना, दादा की शादी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खूब खाओ, भाभी कैसी लगी। हम सब प्रसन्न थे कि खोखनदा के भाग्य खुल गए। इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी पत्नी। 2-3 दिनों बाद बहू अपने मायके चली गई। 10-15 दिनों बाद खोखनदा के कमरे में, जिसकी खिड़की हमारे बाउंड्री की तरफ खुलती थी, उससे भीतर देखने पर पता चला कि रंगाई पुताई हो रही है। एक दीवार पर बड़ा सा टीवी सेट लग गया है। दरवाजे और खिड़कियों पर खूबसूरत पर्दे झूल रहे हैं। एक दिन जब हमसे रहा न गया तो कंचन दीदी से पूछ लिया, दीदी भाभी कब आएगी। जल्दी ही आएगी, तुम तो जानती ही हो, पाकुड़ के जमींदार की पुत्री है, बड़े घर की बेटी है, सो खोखन उसी के स्तर का रूम सजा रहा है। रविवार की सुबह मैं बगीचे में पानी दे रही थी कि देखा कि मुखर्जी अंकल के गेट पर इनोवा आकर रुकी। उसमें खोखनदा अपनी नवविवाहिता के साथ उतरे। सुंदर पत्नी के कारण उनकी गर्दन कुछ ज़्यादा ही अकड़ी हुई थी।
मैंने उन्हें नमस्ते की तो गर्वित आवाज़ में बोले, देखो तुम्हारी भाभी को ले आया हूँ, कभी कभार आकर भाभी से मिल लेना, बतिया लेना। फिर क्या था, आंटी की रसोई से आती खुशबू से, कभी मछली की आती गंध से समझ में आ जाता कि मुखर्जी एंड फैमिली के घर रौनक आ गई है। उनकी रसोई और हमारी रसोई की खिड़कियां आमने सामने थीं। आंटी पसीने से लथपथ अपनी एक हेल्पर के साथ लगी रहती, पर भाभी कभी दिखाई नहीं देती। एक दिन मेरी प्रबल इच्छा जाग उठी कि क्यों न भाभी के घर चलकर मिला जाए। उनका घर मात्र 6 फीट की दूरी पर था। बीच में 3 फीट ऊंची चारदीवारी। उमस भरी गर्मी होने के बावजूद 3 बजे मैं खोखनदा की पत्नी से मिलने चली गई। वहाँ गई तो देखा आंटी और मुखर्जी अंकल अपने 40 साल पुराने शादी में मिले टेबल फैन, जो चलता कम और आवाज़ ज़्यादा करता था, के सामने बैठकर व्यर्थ की हवा खाने का प्रयास कर रहे थे। मुझे देखकर आंटी बहुत खुश हो गईं। बोलने लगीं, तुम्हारी भाभी बहुत शिक्षित और बुद्धिमान है, तुम उसके साथ बात तो कर सकती हो। मैं बिना पढ़ी लिखी उसके साथ क्या बात करूं? बेचारी कमरे में अकेली पड़ी रहती है, कितनी किताब पढ़े। मैं भाभी के कमरे में जैसे ही घुसी तो एसी की ठंडी हवा और कमरे में छिड़के परफ्यूम से ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्र के फूलों के बाग में आ गई हूँ। भाभी पेट के बल औंधी लेटी थीं, अपने दोनों पैरों को हिला रही थीं। पिंडलियों तक खुले पैर इतने चिकने सुंदर थे कि मैंने अपनी नज़र हटा ली और हड़बड़ा कर बोली, कैसी हैं भाभी? चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, ठीक हूँ, बैठिए। मैं भला अपनी माँ की पक्की बेटी। तड़ से दूसरा प्रश्न चढ़ दिया, यहाँ मन लग रहा है ना भाभी? अचानक उनकी भौहें तन गईं। शादी के दिन जितनी अच्छी लग रही थीं, आज उतनी विभत्स लग रही थीं। आवाज़ में कठोरता आ गई। बोली, डू यू नो आई एम फीलिंग सफोकेटेड हियर। ऐसा लगता है मैं जाहिल गंवारों में घिर गई हूँ। खाने और फालतू रिश्तेदारों की बात छोड़कर इन लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं है। अब मैं घबरा गई और बात बदलते हुए बोली, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, आप पर फब रही है। लो भैया, ये मैंने क्या कह दिया? उनका स्वर तो और तीखा हो गया। आई डोंट लाइक साड़ी। मुझे जीन्स टॉप पहनना ही अच्छा लगता है। घर में मैं हाफ पैंट फ्रॉक वगैरह पहना करती थी। ओल्ड मेंटेलिटी की माँ जी कहती हैं कि कुछ दिन साड़ी पहन लो, ये बाबा इतना खांसता है कि यहाँ उल्टी आने लगती है। ओ गॉड हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। मैं स्तब्ध रह गई। इतनी घृणा ससुराल वालों के प्रति, और वो भी उन लोगों के लिए जो सौदामिनी को खुश रखने की सभी कोशिश करते हैं। पहली बार मुझसे मिली और इतनी कड़वी बातें। भाभी को बाहर आने जाने में दिक्कत होती, इसीलिए खोकनदा ने एक नई BMW कार खरीद ली। नित्य संध्या भाभी सज धज कर घूमने निकलती। हम सब मोहल्ले की लड़कियां, औरतें उनकी सुंदरता और श्रृंगार को देखने के लिए खड़ी रहती। हाँ, इस बीच भाभी की आवाज़ घर से बाहर आने लगी थी। बाहर आती आवाज़ों से उनके झगड़े का पता चलता था। फिर तो नित्य रात भाभी के स्वर और तीव्र ही होते चले गए। हाँ, एक और आवाज़ दादा की आती थी, धीरे बोलो, बाहर माँ हैं, बाबा हैं, पड़ोसी हैं, सुनेंगे तो क्या कहेंगे। पर दादा की इस बात का वो अंग्रेजी, हिंदी मिश्रित बंगाली में ना जाने क्या क्या चिल्ला चिल्ला कर जवाब देती। आज मोहन बागान जीती है तो अगर हम मोबाइल पर खुशी मना रहे हैं तो तुम्हें क्या? अपने कमरे में तेज आवाज़ में गाना सुनती हो तो तुम्हारे बाबा को तकलीफ़ क्यों होती है? खोखनदा की आवाज़ आई, एडी के मानुष खेते पाछे ना, एक तरु भूख से लोग मर रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है और मोहन बागान की जीत पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को मस्ती सूझ रही है। यही शौक पागला मोह होएचे। इधर मुखर्जी के घर में 30-32 वर्ष का एक युवक अक्सर दिखाई देने लगा था। छत पर खड़ा मोहल्ले की आती जाती लड़कियों को ताकता रहता। पता चला कि वो भाभी का कोई रिश्तेदार है। खोखनदा के घर नौकरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आंटी का अब रसोई घर में भाभी के कमरे में जाना वर्जित हो गया था। एक दिन मेरी माँ को दही जमाना था। बोली, बेटा मुखर्जी आंटी के यहाँ से जोरन ले आ। मैं भी एक छलांग फांद कर आंटी के घर पहुँच गई। आंटी आंटी आवाज़ देने के बाद कोई उत्तर नहीं मिला तो मैं धड़धड़ाती हुई भाभी के कमरे में घुस गई। वहाँ भाभी और तथाकथित रिश्तेदार। मेरी जुबान तालू से सट गई, मेरी टांगें लड़खड़ाने लगीं और लगा कि मेरे शरीर का सारा लहू जमता जा रहा है। पर उस निर्लज्ज के चेहरे पर कोई लज्जा का भाव दिखाई नहीं दिया। मैंने अपनी सारी शक्ति बटोर कर लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, भाभी थोड़ा दही चाहिए था। पर वो बड़ी ही निर्लज्जता से बोली,
मीट माई फ्रेंड रजत। मैं और रजत एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। मुझे रजत एक नंबर का छँटा हुआ लगा। फिर सौदामिनी ने कहा, तुम्हारी आंटी वहीं हैं, जाओ उसी से दही ले लो। रजत और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यू में गो नाउ। इतना तिरस्कार। मैं बिना दही लिए चली आई। मैंने उसी दिन कसम खाई कि मैं पुनः खोकंदा के घर नहीं जाऊंगी। इस बीच मेरा विवाह हो गया और मैं अपने पति के साथ धनबाद चली आई, जहां वो कार्यरत थे। बीच बीच में माँ के जरिए सारा विवरण मिलता रहता कि भाभी ने क्या क्या नया गुल खिलाया। गर्मी में मैं अपने मायके आई हुई थी। पड़ोस से खोकंदा की आवाज़ ने हम दोनों को उठा दिया। हाथ जोड़ कोरी, घर ही छोड़े जेओ ना, छोटी छोटी बातों को मत बढ़ाओ। सौदामिनी सुबह चली गई। खोकंदा टूट गए थे। 6 वर्षों तक के संबंध को वो 1 मिनट में तोड़कर चली गई। खोकंदा, जो कभी शादी ब्याह या पार्टी में ही पीते थे, अब नियमित शराब पीने लगे थे। कुछ दिनों बाद मैं पुनः जब आई यहाँ तो देखा खोकंदा अपनी कार को खूब रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे थे। कार झकझका रही थी। सफ़ेद कार, ऊपर से सफ़ेद ही सीट कवर, पर्दे और बीच में लटकी सफ़ेद गुड़िया। मैंने कहा, दादा आप कार कितनी अच्छी तरह से चमका कर प्यार से रखते हैं। मेरी बात सुनते उनके चेहरे पर विषाद के बादल घिराए थे। बोले, तुम्हारी बौदी को तो प्यार के बाद भी नहीं रख सका, छोड़कर चली गई। अब कार को पूरे प्यार से रखता हूँ, ये मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना। शाम को जब अंधेरा होने लगता तो वे बरामदे में बैठे अपने कलंकित जीवन के अंधेरे क्षणों को याद करते रहते। उनके चेहरे को देखने से ही लगता था कि उनकी मनःस्थिति कैसी है। मैं धनबाद वापस चली आई थी, पर कभी कभी मैं खोकंदा को याद करके बेहद दुखी हो जाया करती। एक रोज़ जब मेरे पति ऑफिस से लौटे तो बोले, आज का पेपर पढ़ा? मैंने कहा, नहीं। तो पहले पढ़ो, तीसरे पृष्ठ पर नीचे की ओर एक न्यूज़ है। मैंने जल्दी जल्दी अखबार निकाला और पढ़ने बैठ गई। लिखा था, दिल्ली के एक होटल में एक व्यक्ति की पंखे से लटकी लाश मिली है। व्यक्ति का नाम शुभेंदु मुखर्जी था, जो पटना की कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। सुबह जब कंपनी की कार उन्हें लेने होटल गई और ड्राइवर के काफ़ी खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला, पुलिस और होटल के मालिक ने मिलकर दरवाजे का लॉक तोड़वाया, जहां पंखे से उनकी लाश टंगी थी। पुलिस के अनुसार ये आत्महत्या का केस बनता है, पर कुछ लोगों का ध्यान खुली खिड़की की ओर भी जाता है। पुलिस छानबीन कर रही है। मैं स्तब्ध रह गई। माँ को पटना फ़ोन किया। माँ, क्या शुभेंदु खोखंदा? उनकी हाँ ने मुझे हिला दिया। मैं घर जाने की जिद करने लगी और पटना आ गई। मैं शाम को खोखंदा के घर गई तो देखा एक अकेले खोखंदा ही समाप्त नहीं हुए थे, बल्कि उनके साथ मुखर्जी एंड फैमिली भी समाप्त हो चुकी थी। ऐसा कातर क्रंदन सुनकर शायद यमराज भी रो दिए होंगे। मैंने दीदी से पूछा, दीदी ये सब कैसे और क्यों हो गया? दीदी ने कहना शुरू किया, सौदामिनी के घर छोड़ने के बाद खोकन उस समय बहुत टूट गया था, जब से उसे ये पता चला कि उसके बच्चे को भी सौदामिनी ने अपने कोख में रहने नहीं दिया। उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था। वो आगे बोली, अपनी पत्नी के लिए आकाश से चांद सितारे तोड़ लाने को व्याकुल रहने वाला, तरह तरह के कपड़े, साड़ियाँ, ड्रेसेस लाकर सौदामिनी के पास रखने वाला, शहर के एक भी होटल नहीं बचे थे जहाँ उसे खिलाया ना हो। किसी भी चीज़ के लिए मुंह खोलने की बात तो छोड़ो, आंख उठाकर भी देखती तो खोकंदा के निर्मल प्रेम का जादुई अलाउद्दीन चिराग झट से उसके लिए हाजिर कर देता था। छोटी कार में बैठने से उसकी मानहानि होती थी, इसके लिए खोखन को हमेशा ताने देती कि एक अच्छी कार लाकर नहीं दे सकते तो मुझ जैसी लड़की से शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। इस बार पापा से कार मंगवा लेंगे। तुम्हारे पास तो कोई जीवन नहीं है, न पार्टी, न पिकनिक, न मॉल, और न ही तुम रोमांस ही करना जानते हो। तुमसे अच्छा तो रजत है। क्या जीवन था कलकत्ता में मेरा। सुबह देर से उठना, अपने मन के अनुसार कॉलेज जाना, शाम को रजत के साथ घूमना, पार्टी, पिकनिक, आहा क्या शानदार जीवन था। तुम मेरी किस्मत का एक काला धब्बा हो। खोखन से सौदामिनी को तनिक भी प्यार नहीं था। एक दिन जब खोखन कार्यालय से दोपहर में लौटा तो उसने सौदामिनी को रजत के साथ देख लिया। मेरे मन में पुरानी बात चलचित्र की भांति घूमने लगी थी। यूं में गो नाउ। कहाँ खो गई? दीदी ने पूछा। कहीं नहीं, दीदी आप आगे बताएं। खोखन ने सौदामिनी को बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि सौदामिनी, तुमने क्यों किया ऐसा? मैं ये नहीं पूछूंगा, पर अब रजत इस घर में कभी नहीं आएगा, ना ही तुम कभी उससे मिलने की कोशिश करोगी। जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम और मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वो तो सिंघनी के समान बिफर गई और घर छोड़कर चली गई।
तो मुझे छोड़कर मत जाओ। उस रात की बात मुझे पुनः याद आने लगी थी। दीदी ने बताते हुए कहा, 2 माह बाद मैं और खोकन पाकुड़ भी गए ताकि उसे समझाकर वापस ला सकें। उसके माता पिता बहुत शर्मिंदा थे, पर उस पत्थर दिल पर किसी के कुछ समझाने का असर नहीं हुआ। वो तो चिकना घड़ा बन चुकी थी। खोकन और मैं वापस अपना सा मुँह लेकर लौट आए थे। कोमल दी ने आगे कहना शुरू किया। उसके बाद रजत, हाँ रजत ही तो नाम था, तलाक के पेपर लेकर आया। सौदामिनी ने भेजा था। खोकन नहीं चाहता था कि सौदामिनी रजत से शादी करे, क्योंकि उसे लगता था कि रजत को सौदामिनी से ज़्यादा उसकी ज़मीन जायदाद की चिंता है। रजत ये अच्छी तरह से जानता था कि सौदामिनी अपने ज़मींदार पिता की इकलौती संतान है और उससे विवाह करके उसे फ़ायदा ही होगा। इसी कारण खोकन तलाक देने को तैयार नहीं हो रहा था। रजत और खोकन के बीच विवाद बहुत बढ़ गया। रजत खोकन से खार खाए बैठा था, क्योंकि खोकन ही रजत और सौदामिनी के बीच की दीवार बन गया था। सौदामिनी भी खोकन से छुटकारा पाना चाहती थी। एक रात पहले खोकन मेरे घर कोलकाता आया था। मेरी गोद में सिर रखकर बहुत रोया था। क्या बताऊं तुमको, कलेजा मुंह को आता है। बोला, दीदी क्या भूल हो गई है मुझसे? मैंने तलाक के पेपर पर साइन नहीं किए हैं। दीदी शायद सौदामिनी को कभी मेरी ज़रूरत पड़े। माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि सौदामिनी जहाँ रहे खूब खुश रहे। मैं कल रात दिल्ली जा रहा हूँ। अगर ज़्यादा दिन लग जाए तो माँ बाबूजी को अपने पास बुला लेना। वो दिल्ली चला गया और वहीं सब शेष हो गया। होटल के कमरे की खिड़की क्यों खुली थी, पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई। दुनिया के मेले से एक नाम और मिट गया था या मिटा दिया गया। ये अनसुलझी गुत्थी थी। अभी आप सुन रहे थे रूबी भूषण जी की लिखी हुई कहानी अनसुलझी व्यथा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।